नमस्कार मित्रों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। बाल विकास के अंतर्गत हम बालक के परीक्षण की विभिन्न प्रकार की विधियों पर चर्चा करते हैं। उसमें एक विधि होती है साक्षात्कार विधि। तो आज हम इसी विधि पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। साक्षात्कार क्या कहलाता है, साक्षात्कार किस तरह से होता है, कितने लोगों के मध्य साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार के तरीके क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इससे संबंधित वैकल्पिक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साक्षात्कार शब्द का जो तात्पर्य है वो पहले हम यहाँ पर समझ लें। साक्षात्कार को हम इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। तो इंटरव्यू का मतलब नॉर्मली ये लगाया जाता है कि कोई जॉब या फिर कंपनी में कोई वर्क करने से पहले एक इंटरव्यू होता है, आमने सामने बातचीत होती है जिसमें योग्यता देखी जाती है, निजी ज़िंदगी से संबंधित क्वेश्चंस किए जाते हैं और उसके अलावा जिस प्रकार की जॉब करना हो उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस साक्षात्कार के माध्यम से जॉब दी जाती है। तो ये इसकी विस्तृत शब्दावली नहीं है। साक्षात्कार का तात्पर्य केवल जॉब के लिए इंटरव्यू लेना नहीं है, बल्कि साक्षात्कार का अर्थ यहाँ पर यह है कि आमने सामने बैठकर कोई बातचीत होती है, कोई विचार विमर्श होता है, सवाल जवाब होते हैं, वो क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार शब्द का जो अगर हम विच्छेद करें तो पहला जो इसका शब्द है वो है साक्षात। साक्षात का अर्थ होता है फेस टू फेस, यानी कि बिल्कुल सामने से। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आमने सामने बैठकर कोई बातचीत होती है, विचार विमर्श होता है, सवाल जवाब होते हैं, तो इसको हम साक्षात्कार या इंग्लिश में हम इसको इंटरव्यू कहते हैं। तो साक्षात्कार का अर्थ, साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान है। साक्षात्कार चयन का प्रमुख साधन है। साक्षात्कार की तकनीक में साक्षात्कार लेने वाला तथा आवेदक आमने सामने बैठकर मौखिक विचार विमर्श करते हैं। इस लेख में हम साक्षात्कार की परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, विशेषताएं और प्रकार जानेंगे। तो आप अर्थ समझ चुके होंगे साक्षात्कार का। साक्षात्कार के संबंध में ऑलपोर्ट ने लिखा है, देखिए यहाँ पर ऑलपोर्ट का कथन दिया गया है साक्षात्कार के संबंध में कि यदि हम यह जानना चाहते हैं कि लोग किस प्रकार अनुभव करते हैं, वे क्या याद रखते हैं, उनके संवेग और मनोवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं तथा उस प्रकार के कार्य करने के कारक क्या हैं जिस प्रकार वे कार्य करते हैं, तो उनसे पूछ ही क्यों ना लिया जाए। साक्षात्कार अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच अध्ययन की एक पद्धति का नाम है। तो ये जो हमने अभी यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है ये ऑलपोर्ट के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो साक्षात्कार है वो अनुसंधानकर्ता यानी कि शोधकर्ता और सूचनादाता जो सूचना दे रहा है, उन दोनों के बीच अध्ययन की एक प्रोसेस होती है, पद्धति होती है, उसका नाम क्या है, साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू। आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार की कुछ और परिभाषाएं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। पॉलिन यंग के अनुसार साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि मानी जा सकती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति एक अपेक्षाकृत अजनबी के आंतरिक जीवन से न्यूनाधिक कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। C.A. मोजर इनके अनुसार एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। देखिए साक्षात्कार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है साक्षात्कारकर्ता, जो व्यक्ति साक्षात्कार करता है, प्रश्न पूछता है, उसको क्या बोला जाता है, साक्षात्कारकर्ता। और जो व्यक्ति उत्तर देता है उन सवालों के, उसको क्या बोला जाता है, उत्तरदाता। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य जो वार्तालाप होता है और जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है उसको हम साक्षात्कार कहते हैं। इसके बाद M.N. बसु के अनुसार एक साक्षात्कार को कुछ विषयों व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है।
मतलब कि कुछ विषय ले लिए जाएं, कुछ टॉपिक्स ले लिए जाएं और व्यक्तियों के आमने सामने रखा जाए उन विषयों को। तो इस प्रकार ये जो विषय है उनका जो व्यक्तियों के आमने सामने मिलन होता है उसको क्या कहा जा सकता है? साक्षात्कार। गुड और हार्ट के अनुसार साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि किसके द्वारा दी गई? गुड्स और हार्ट के द्वारा दी गई है। साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। सामाजिक अंतःक्रिया से यहाँ पर तात्पर्य है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यक्ति आपस में बैठे हुए होंगे और वो विचार विमर्श करेंगे, मौखिक रूप से प्रश्नों के समाधान प्राप्त करेंगे। तो इसको क्या इन्होंने संज्ञा दी है? सामाजिक अंतःक्रिया। तो ये कुछ परिभाषाएं थी शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई। अब साक्षात्कार पद्धति के लाभ क्या हैं, उसके महत्व क्या हैं, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सामाजिक शोध में, शोध यानी कि अनुसंधान में साक्षात्कार पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। गुडे और हार्ट ने इसके महत्व के संबंध में लिखा है, समकालीन अनुसंधान में साक्षात्कार का अधिक महत्व हो गया है क्योंकि वह गुणात्मक साक्षात्कार का फिर से मूल्यांकन है। एक अर्थ में साक्षात्कार वह आधारशिला है जिस पर कि अन्य सब तत्व टिके हैं क्योंकि यह समग्र संकलन का पक्ष है। सामाजिक शोध में साक्षात्कार का महत्व निम्न प्रकार से है। देखिए, सामाजिक शोध में साक्षात्कार का क्या महत्व है वो यहाँ पर दिया गया है। घटनाओं का अवलोकन, मतलब कि इसके माध्यम से हम घटनाओं का अवलोकन कर सकते हैं, उनकी जांच परख कर सकते हैं। साक्षात्कार के द्वारा साक्षात्कारकर्ता को अवलोकन का अवसर प्राप्त होता है जिससे वह साक्षात्कार के साथ साथ कई घटनाओं का अवलोकन भी कर सकता है। दोनों पद्धतियों से प्राप्त सामग्री ज़्यादा विश्वसनीय होती है। इसके अलावा स्पष्टीकरण संभव हो जाता है। इसमें प्रत्येक प्रश्न और उत्तर की जांच होती रहती है। पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान के द्वारा समस्याओं और घटनाओं के स्पष्टीकरण में मदद मिलती है। मतलब कि जो साक्षात्कार करता है वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है उत्तरदाता से और उत्तरदाता स्पष्टीकरण के माध्यम से उत्तर प्रदान करता है और जो इंटरव्यूअर है यानी कि साक्षात्कार करता है उसको स्पष्टीकरण हो जाता है। तो ये भी एक यहाँ पे लाभ देखने को मिलता है इसका। इसके बाद ऐतिहासिक भावनात्मक पृष्ठभूमि का ज्ञान। देखिए, ये जो साक्षात्कार होता है उसके माध्यम से जो साक्षात्कार करता है वो उत्तरदाता के ऐतिहासिक यानी कि उसके जो पुराना जो जीवन है उसके बारे में उसको परिचय प्राप्त होता है और पृष्ठभूमि का ज्ञान हो जाता है। तो इस पद्धति के द्वारा घटना का अध्ययन उसके ऐतिहासिक संदर्भ में किया जाता है, ये भी इसका एक लाभ है। इसके अलावा अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। सामाजिक पद्धति के द्वारा हम सामाजिक घटनाओं तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। और भी कुछ इसके महत्व हैं। सभी स्तर के लोगों को सूचना। साक्षात्कार पद्धति द्वारा सभी स्तर के लोगों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। यदि श्रमिकों का अध्ययन करना है तो श्रमिकों से साक्षात्कार किया जा सकता है। यदि वैश्यावृत्ति का अध्ययन करना है तो वैश्यावृत्ति से साक्षात्कार किया जा सकता है। मतलब कि जिस क्षेत्र से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त करना है उस क्षेत्र के अंतर्गत हम साक्षात्कार कर सकते हैं। इसके अलावा मर्म भेदक अध्ययन। अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका अध्ययन अवलोकन प्रणाली के द्वारा नहीं किया जा सकता। अनेक बातें गोपनीय और आंतरिक जीवन से संबंधित होती हैं। साक्षात्कार के द्वारा हम इन बातों को आसानी से जान सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी। इस पद्धति का सबसे बड़ा महत्व इसकी मनोवैज्ञानिक उपयोगिता है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार, धारणा एवं उद्देश्य होते हैं। इन सब का अध्ययन आसानी से नहीं किया जा सकता है, परंतु साक्षात्कार प्रणाली से इन सब के मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव का अध्ययन किया जा सकता है। लचीली पद्धति। साक्षात्कार पद्धति एक लचीली पद्धति है जिसमें आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु एवं साक्षात्कार संचालन में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब कि कहीं से भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का हम चेंजिंग कर सकते हैं। साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता जो होता है वो अपने अनुसार क्वेश्चंस को शामिल कर सकता है या फिर हटा सकता है। तो ये गुण क्या कहलाता है? लचीलापन।
बहुक्षेत्रीय सूचनाएं प्राप्त करना। इस प्रणाली को विभिन्न सूचनाओं से जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी क्षेत्र में अपनाया जा सकता है। एक ही साक्षात्कार से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। मतलब कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि किसी भी क्षेत्र की जानकारी हम साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार करने के कई प्रकार होते हैं जिनका हम उपयोग करके किसी भी क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब साक्षात्कार की जो विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच आमने सामने के संबंध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित होते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि फेस टू फेस यहाँ पर बातचीत होती है। इस पद्धति के द्वारा अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क का होना अनिवार्य है। पर्सनल उनके बीच संपर्क होना आवश्यक होता है। साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है। साक्षात्कार पद्धति द्वारा सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यह जानकारी व्यक्तिगत संपर्क और वार्तालाप के द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके अलावा इस वार्तालाप के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है साक्षात्कार के लिए, जिसमें एक साक्षात्कार लेने वाला होता है और एक साक्षात्कार देने वाला। हालांकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की बात की जाए तो 2 से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति होना अनिवार्य रहता है। साक्षात्कार में इस वार्तालाप का एक विशेष उद्देश्य होता है। चलिए अब साक्षात्कार के जो प्रकार हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है साक्षात्कार का वो है व्यक्तिगत साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार ऐसा साक्षात्कार है इसमें केवल 2 व्यक्ति होते हैं। एक साक्षात्कार लेने वाला होता है और एक साक्षात्कार देने वाला होता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में केवल 2 ही व्यक्ति होते हैं, एक साक्षात्कारकर्ता और दूसरा साक्षात्कारदाता। इसमें साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछता है और साक्षात्कारदाता प्रश्न का उत्तर देता जाता है। इसके बाद इसका जो अगला प्रकार है वो है सामूहिक साक्षात्कार। तो सामूहिक का अर्थ आप जानते हैं, 2 से ज़्यादा यहाँ पर लोग उपस्थित रहेंगे इस प्रकार के साक्षात्कार में। तो इस प्रकार के साक्षात्कार में 2 से अधिक साक्षात्कारकर्ता, 2 या 2 से अधिक साक्षात्कारकर्ता और अनेक साक्षात्कारदाताओं से समस्या से संबंधित सूचना एकत्र करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी यह साक्षात्कार वाद विवाद की सभा का रूप ले लेता है। देखिए, सामूहिक साक्षात्कार जो होता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा साक्षात्कारकर्ता रहते हैं और 2 या 2 से ज़्यादा साक्षात्कारदाता हो सकते हैं। अब चूँकि इतने सारे लोग आपस में साक्षात्कार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कभी कभी साक्षात्कार वाद विवाद की स्थिति ले लेता है। अगला जो इसका प्रकार है वो है औपचारिक साक्षात्कार। औपचारिक साक्षात्कार, तो औपचारिक साक्षात्कार क्या कहलाता है? इस साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से मात्र औपचारिक संबंध स्थापित करके सिर्फ वे ही प्रश्न पूछता है जो अनुसूची में उल्लेखित रहते हैं। अनुसूची से बाहर वह किसी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछता। इसमें अनुसंधानकर्ता अनुसूची से नियंत्रण रखता है। उसको अनुसूची के प्रश्न, भाषा आदि के परिवर्तन में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रहती। देखिए, औपचारिक साक्षात्कार का मतलब एक ऐसा साक्षात्कार है जिसमें जो क्वेश्चंस है वो पहले से सिलेक्ट रहते हैं। एक सूची तैयार कर ली जाती है कि यही प्रश्न साक्षात्कार के अंतर्गत पूछे जाना है, और जो साक्षात्कार करता है वो अपने अनुसार अन्य प्रश्नों को उसमें शामिल नहीं कर सकता है। जो अनुसूची में प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को वो रखता है और उसके उत्तर प्राप्त करता है। तो इस प्रकार का जो साक्षात्कार होता है वो क्या कहलाता है? औपचारिक साक्षात्कार। इसके जस्ट अपोजिट ऐसा साक्षात्कार जिसमें इस प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, बाउंडेशन नहीं होता, साक्षात्कारकर्ता अपने अनुसार प्रश्न पूछ सकता है। तो इस प्रकार का जो साक्षात्कार होता है वो कहलाता है अनौपचारिक साक्षात्कार। देखिए यहाँ पर 4th नंबर पे जो लिखा हुआ है अनौपचारिक साक्षात्कार। यह साक्षात्कार मात्र अनौपचारिक से निर्वाह के लिए ही नहीं किया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार अनुसंधान के प्रश्नों के क्रमों में संशोधन और परिवर्तन कर सकता है। इसके साथ ही वह सूचनादाताओं से नए प्रश्न पूछ सकता है, मतलब कि किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है।
अगला जो प्रकार है वो है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता एक से अधिक बार साक्षात्कार करके सूचनादाता से सूचना संकलित करता है। इसका प्रयोग परिवर्तन का अध्ययन करने तथा सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रभाव जानने हेतु होता है। देखिए, पुनरावृत्ति का अर्थ क्या होता है? बार बार होना। तो इस प्रकार से जब बार बार इंटरव्यू लिया जाता है तो इस प्रकार के साक्षात्कार को क्या बोला जाता है? पुनरावृत्ति साक्षात्कार। अगला जो प्रकार है वो है केंद्रीय साक्षात्कार। तो केंद्रीय साक्षात्कार क्या कहलाता है? इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग प्रायः किसी सामाजिक घटना, परिस्थितियों, फिल्म, रेडियो या दूरदर्शन कार्यक्रम का सूचनादाताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने हेतु किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर सामग्रियाँ चल रही हैं, जैसे कि फिल्म है, रेडियो है, दूरदर्शन है, इन पे जो कार्यक्रम आ रहे हैं उनके माध्यम से सूचना प्रदान की जाती है। तो सूचनादाताओं पर जो इनके प्रभाव पड़ रहे हैं उसका अध्ययन करने के लिए जिस साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है केंद्रीय साक्षात्कार। अगला 7वां जो प्रकार है वो है अनिर्देशित साक्षात्कार। यह अनौपचारिक, अनियंत्रित तथा संचालित साक्षात्कार के समान होता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी पूर्व निर्मित अनुसूची के अनुसार प्रश्न न करके अपनी इच्छा से प्रश्न करता है और साक्षात्कारदाता के समक्ष किसी समस्या को रख देता है। साक्षात्कारदाता जो विवरण, कहानी या वृत्तांत प्रस्तुत करता है उसी के तथ्य संकलित होते हैं। मतलब इसमें किसी प्रकार का निर्देशन नहीं दिया जाता है, स्वतंत्र होता है साक्षात्कारकर्ता अपने तरीके से प्रश्न करने के लिए। तो एक प्रकार से अनौपचारिक साक्षात्कार का ही भाग है। अगला जो प्रकार है वो है अनुसंधान साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज से संबंधित है। देखिए, अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? नवीन खोज करना। तो नवीन ज्ञान की खोज करने के लिए जिस साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? अनुसंधान साक्षात्कार। यह नवीन ज्ञान सामाजिक समस्याओं और सामाजिक घटनाओं से संबंधित होता है। अगला 9वां जो प्रकार है वो है कारक परीक्षक साक्षात्कार। समाज में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। इन घटनाओं के घटित होने के कुछ विशेष कारक या तत्व हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार में इन्हीं कारकों की खोज की जाती है। 10वां जो प्रकार है वो है प्रत्यक्ष साक्षात्कार। तो प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्टली। सामान्यतः साक्षात्कार प्रत्यक्ष ही होता है। इसे अनुसंधानकर्ता को काल्पनिक रूप से सूचनादाता के आंतरिक जीवन में प्रवेश के रूप में देखा गया है। मतलब कि डायरेक्टली फेस टू फेस जो साक्षात्कार होते हैं उन सभी साक्षात्कारों को प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहा जाता है। लेकिन अगर टेलीफोन या फिर किसी अन्य माध्यम के द्वारा वीडियो कॉलिंग या फिर अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो साक्षात्कार होते हैं वो अप्रत्यक्ष साक्षात्कार कहलाते हैं। आमने सामने न बैठकर अप्रत्यक्ष रूप से टेलीफोन या फिर किसी और माध्यम से साक्षात्कारदाता से अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों के बारे में वार्तालाप करके सूचना प्राप्त करना अप्रत्यक्ष साक्षात्कार कहलाता है। जैसा कि आप सभी अभी देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कलेक्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग होती है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है, गवर्नमेंट करती है। तो इस प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो साक्षात्कार होता है वो इसी का एक उदाहरण है, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार उसको हम कह सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ वैकल्पिक क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है साक्षात्कार को माना जाता है। तो साक्षात्कार को क्या माना जाता है? आत्मनिष्ठ विधि, प्रयोगनिष्ठ विधि, विश्लेषण निष्ठ विधि या फिर संश्लेषण निष्ठ विधि। तो साक्षात्कार जो है वो एक आत्मनिष्ठ विधि है। आत्म मतलब स्वयं के प्रति इसमें निष्ठा रखनी पड़ती है, सही तरीके से स्वयं को उत्तर देना पड़ते हैं। तो ये किस प्रकार की विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है। साक्षात्कार में अगला प्रश्न है हमारा, साक्षात्कार में कम से कम व्यक्तियों की संख्या होती है। कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है, यह कथन है। तो देखिए, ये जो कथन लिखा हुआ है वो किसका है? गुड का, हेड का, दोनों का या फिर स्किनर का। तो ये जो कथन लिखा हुआ है वो गुड और हेड दोनों ने दिया हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों का। अगला जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है, साक्षात्कार को समस्या समाधान के रूप में किस विद्वान ने परिभाषित किया है। तो साक्षात्कार को समस्या समाधान के रूप में जे.सी. अग्रवाल ने परिभाषित किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लिखा हुआ है, साक्षात्कार का स्वरूप होता है, साक्षात्कार का स्वरूप किस तरह का होता है। विभिन्न प्रकार का, प्रभाव रहित, ए व बी दोनों, या फिर दोनों प्रकार का। देखिए यहाँ पर प्रभाव रहित जो है वो यहाँ पर ठीक नहीं बैठ रहा है विकल्प, क्योंकि साक्षात्कार का स्वरूप जो होता है वो प्रभाव सहित होता है। प्रभाव रहित ये यहाँ पर नकारात्मक विकल्प दिया गया है। अब चूंकि अगर ये ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार का, साक्षात्कार का स्वरूप विभिन्न प्रकार का होता है, और जितने प्रकार का होता है उसमें से बहुत सारे प्रकार हमने ऊपर डिस्कस किए हुए हैं, लगभग 12-13 प्रकार हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, नैदानिक साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य होता है। नैदानिक साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो आपको बता दें, नैदानिक साक्षात्कार एक ऐसा साक्षात्कार कहलाता है जिसके माध्यम से समस्याएं जो होती हैं उनको जानने का प्रयास किया जाता है। जो कोई घटना घटित होती है उसके कारण जो होते हैं वो जानने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर नैदानिक साक्षात्कार का उद्देश्य पूछा गया है समस्या के कारणों की खोज, तो ये तो ठीक है। इसके अलावा घटना के कारणों की खोज, ये भी ठीक है। ये दोनों चीज़ें नैदानिक साक्षात्कार के उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने से पूर्व किया गया साक्षात्कार कहलाता है। तो व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने से पूर्व जो साक्षात्कार किया जाता है वो कहलाता है नैदानिक साक्षात्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, शोध साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। क्या होता है शोध साक्षात्कार का उद्देश्य? परिकल्पनाओं के विषय में सूचना प्राप्त करना, शोध से संबंधित विषय के बारे में सूचना प्राप्त करना, ए व बी दोनों, शोधकर्ता के ज्ञान की परीक्षा। देखिए साक्षात्कार क्यों किया जाता है? ज्ञान की परीक्षा के लिए किया जाता है, और शोध साक्षात्कार का मतलब है शोधकर्ता के ज्ञान की परीक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक बालक को शिक्षक के द्वारा पढ़ने के लिए सलाह दी जाती है। क्या दी जाती है? सलाह। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। सलाह दी जाती है तथा पढ़ाई में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार को माना जाएगा शैक्षिक साक्षात्कार, परामर्श साक्षात्कार, ए व बी दोनों, या सर्वेक्षण साक्षात्कार। देखिए यहाँ पर पढ़ने के लिए सलाह दी जा रही है और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, मतलब कि एक प्रकार से परामर्श के अंतर्गत आने वाला साक्षात्कार है। तो ये परामर्श साक्षात्कार है। शैक्षिक साक्षात्कार वो कहलाता है शिक्षा से संबंधित हो, और सर्वेक्षण जो सर्वेक्षण से संबंधित हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और डी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी प्रविधि साक्षात्कार से संबंधित है? निर्देशात्मक प्रविधि, तो ये साक्षात्कार के अंतर्गत है, और अनिर्देशात्मक प्रविधि ये भी साक्षात्कार के अंतर्गत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। साक्षात्कार का प्रथम सोपान है, तो प्रथम सोपान क्या है? समस्या की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न पूछना, प्रोत्साहन देना, या सूचना लिखना। देखिए साक्षात्कार में सबसे पहला जो काम किया जाता है वो क्या किया जाता है? समस्या की जानकारी प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रो एंड क्रो के अनुसार साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है निर्देशन में, परामर्श में, ए व बी दोनों में, प्रयोग में। देखिए निर्देशन और परामर्श दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परामर्श व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, जबकि निर्देशन जो होता है वो सामूहिक रूप से दिया जाता है। परामर्श में गिनती के 2 व्यक्ति होते हैं, एक परामर्श देने वाला और एक परामर्श लेने वाला। निर्देशन में भी एक प्रकार से सलाह दी जाती है, निर्देश दिया जाता है, लेकिन इसमें व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो जो साक्षात्कार है उसका प्रयोग निर्देशन में भी किया जाता है और परामर्श में भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों में। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किस विद्वान ने साक्षात्कार को परामर्श की प्रक्रिया माना है?
देखिए साक्षात्कार को परामर्श की प्रक्रिया माना है रूथ स्ट्रैंग ने, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का जो हमारा इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न है वो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य साक्षात्कार की दशाओं से संबंधित है? उचित वातावरण, तो ये साक्षात्कार की दशा के अंतर्गत आएगा। आत्मीय व्यवहार, ये तो पक्का आएगा। और पर्याप्त समय, तो इस समय का भी इसमें पाबंदी रहती है, लिमिटेशन रहता है, तो पर्याप्त समय भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें साक्षात्कार की दशाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें से सभी जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी।